तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फमाफ। देखिए फमाफ क्या चीज़ होता है। ये है आपका फमाफ। फमाफ को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। फमाफ होता क्या चीज़ है। फमाफ जो है ये शब्दों के मेल से होता है, यानी कि फमाफ शब्द दो शब्दों फम फम का मतलब होता है संक्षिप्त और आफ आफ का मतलब होता है कथन के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है कि संक्षिप्त कथन या शब्द फमाफ प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। कुल मिलाकर के जो है ये शब्दों के मेल से, देखिए यहाँ पे दे रहे हैं ना कि फमाफ क्या होता है आपका। फमाफ होता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को फमाफ कहते हैं। देखिए अगर आप लोग संधि जब पढ़े होंगे तो वहाँ मिला था कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है। ठीक। ये आगे अभी हम लोग जब उदाहरण से देखें ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फमाफ या विग्रह, देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी फमाफ या विग्रह या व्यास एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो फमाफ 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 विग्रह जो है ना या व्यास, कभी कभी इसका विलोम पूछ देते हैं कि तो संधि का कभी कभी लोग विलोम जो है क्या कर देते हैं, संधि का विलोम कभी कभी देखिए देखिए जो फमाफ का आपका विलोम होता है ना, फमाफ का विलोम व्यास होता है। ठीक है, फमाफ का विलोम होता है व्यास, संधि का विलोम नहीं होता है। संधि का विलोम लोग कभी कभी जो है फमाफ कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। संधि का विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद ना, लेकिन विग्रह, लेकिन यहाँ पे क्या है, फमाफ का आपका व्यास होता है विलोम, फमाफ का विलोम व्यास होता है। उसके बाद देखिए जैसे होता क्या है, यहाँ पे जैसे दे देंगे कि नील कमल। अब देखिए नील कमल हो गया, तो इसका आप विग्रह करेंगे तो होगा कि नीला है जो कमल, इस तरीके से इसका विग्रह होता है, ये इसका विग्रह है। ठीक। अब अभी हम लोग उदाहरण पूरा समझेंगे क्या होता है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि फमाफ रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे वाले को उत्तर पद कहा जाता है। यानी फमाफ में क्या होता है, दो पद होते हैं आपके, पहला वाला जो पद होता है पूर्व पद कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है वो उत्तर पद आपका कहलाता है। और देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि फमाफ के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो आपके फमाफ के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। देखिए फमाफ के 6 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से, एक तो अव्ययी भाव फमाफ होता है, तत्पुरुष फमाफ होता है, कर्मधारय फमाफ, द्विगु फमाफ, द्वंद्व फमाफ और बहुब्रीहि फमाफ। तो ये जो हैं आपके 6 भेद होते हैं फमाफ के। ठीक, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि फमाफ के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो ये आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए ये आपका है, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपसे दे देंगे, कह देंगे अव्ययी भाव में, अब कह देंगे कि पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अव्ययी भाव फमाफ होता है इसमें आपका पूर्व पद प्रधान होता है, और जो उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पद किस में प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है आपका द्वंद्व में, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होता है। और दोनों पद अप्रधान किस में होता है, बहुव्रीहि में होता है। अभी हम लोग उदाहरण से देखेंगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, किसमें, बहुव्रीहि वाले में। तो अब हम लोग अव्ययी भाव समास से इसको देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। देखिए अव्ययी भाव समास आपका ये है, ये आपका अव्ययी भाव समास है। अब देखिए अव्ययी भाव समास में आपका क्या हो जाएगा, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद जो है वो अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद जो है पूर्व पद वो अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आपका पहचान है कि पहला पद में आपको जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि ये उपसर्ग देखने को मिलते हैं, ये सब उपसर्ग हैं। तो अव्ययी भाव समास में आपको पहले जो है उपसर्ग देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप पहचान पाएंगे आसानी से कि हाँ इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ से देखिए ये आपका दिया गया ना, यहाँ पे आपके देखिए क्या है कि प्रति आपका उपसर्ग है, और दिन, तो इसमें मिल करके बन गया प्रतिदिन, है ना। प्रति आपका क्या है, उपसर्ग है, तो यही जो पहला पद है यही आपका प्रधान होता है, यही वाला है ना प्रति। उसके बाद देखिए आपका ये है जैसे आजन्म, तो यहाँ पे देखिए आ आपका उपसर्ग है, यही आपका प्रधान है। ठीक है, जन्म में मिल करके बन गया आजन्म। ठीक, इसी तरीके से जैसे भर पेट हो गया आपका, तो भर आपका क्या है, उपसर्ग है, और पेट में जो है इसमें जुड़ा है, तो आपका क्या बन गया, भर पेट बन गया। ठीक,
तो ये आपका प्रधान होता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अव्ययीभाव समास में कौन प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा आपका? देखिए तत्पुरुष समास में होता है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि तत्पुरुष समास में आपका जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, है ना, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि दोनों पदों के बीच का कारक जो चिन्ह है वो इसमें लुप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि जिस समास में बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके बाद देखिए जैसे आपका कि राजा का कुमार, तो अब राजा का कुमार, अब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। ठीक, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। इसमें जैसे धर्म का ग्रंथ, तो आपका धर्म ग्रंथ। इस तरीके से आपका इसमें देखिए जो है जब भी आपका समास विग्रह करेंगे ना, जैसे धर्म ग्रंथ का आपको करना है तो धर्म का ग्रंथ, यानी कि उसमें कोई ना कोई आपका कारक चिन्ह आता है जब भी आप तत्पुरुष का मतलब विग्रह करेंगे तो। ठीक, उसके बाद देखिए ये है आपका कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। अब यहाँ से देखिए तो जो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के भी। जैसे ये है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में आपका क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष होता है आपका कि द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष को यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसको द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है? कर्म तत्पुरुष जो है इसको द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे? देखिए कर्म में आपका 2 वर्ण देखने को मिल रहा है ना, कर्म, तो आप ऐसे ही मतलब याद कर लिए कि कर्म यानी 2 वर्ण है और द्वितीय, तो आपका द्वितीय वाला कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को यानी को का लोप हो जाता है। किसमें? इसकी विभक्ति क्या होती है? कर्म, देखिए आप लोग कारक पढ़े हुए ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है, तो इसका लोप हो जाता है इसमें। ठीक, यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे अगर आप उदाहरण से देखेंगे इसको, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला आपका क्या हो जाएगा? गगनचुंबी हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देखिए यफ को प्राप्त, तो यफ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी मान लिया आपको यफ प्राप्त दे दिए तो इसका आप जब विग्रह करेंगे ना तो बनेगा यफ को प्राप्त। इस तरीके से जैसे आपका चिड़ी मार अगर दे दिए तो चिड़ी मार में आप पूछ दिए कि कौन सा मतलब तत्पुरुष कौन सा समास है इसमें, तो आप बताएंगे कि तत्पुरुष, उसमें भी देखिए उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब इसका आप विग्रह करेंगे ना तो विग्रह करने के बाद आपका क्या बन रहा है? जब चिड़ी मार का विग्रह करेंगे तो बनेगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो इसलिए जो को आ रहा है ये कर्म तत्पुरुष में होता है, यानी विभक्ति कर्म की होती है ना। देखिए कर्ता ने कर्म को, तो को की विभक्ति को जो है ये आपका कर्म का है, तो कर्म हम बताए ना कि कर्म 2 आ रहा है तो द्वितीय आप ऐसे याद कर लिए, तो इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? करण, इसमें 3 वर्ण मिल रहा है तो तृतीया याद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, कि 3 वर्ण है तो तृतीया याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक, इसमें देखिए कहना है इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि शे और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर करुड़ा पूर्ण दे दें तो करुड़ा पूर्ण, अब इसका विग्रह क्या होगा? करुड़ा शे पूर्ण, है ना, ये इसका विग्रह होता है। तो इसका अगर जैसे मान लिया आपको विग्रह दे करके इसको पूछ रहे हैं तो आप करुड़ा पूर्ण बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे देते हैं, समस्त पद दे देंगे तो देंगे इसमें कौन सा मतलब समास है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जब विग्रह करेंगे तो भयाकुल का बन जाएगा कि भय से आकुल, और फे आपकी विभक्ति किसकी है? करण में आता है ना, करण कारक की विभक्ति फे, तो करण यानी 3 वर्ण आ रहा है तो आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे इसको याद कर लीजिए। जैसे आपका इसको दे दिए कि शोकग्रस्त दे दिए, पूछें इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? शोकग्रस्त, यानी शोक से ग्रस्त। तो जब शोक से ग्रस्त होगा तो से आपका जो विभक्ति आती है वो करण में आती है, तो इसलिए इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण यानी 3 वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? तृतीय, तो तृतीय हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे ही आप देख सकते हैं। बाकी देखिए अब ये हम लोग देखेंगे संप्रदान। संप्रदान में आपका
फम प्रदान का मतलब होता है चतुर्थी जो है। तो इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा है फम प्रदान 4 वर्ण देखने को मिल रहा है। तो फम प्रदान यानी चतुर्थी, ऐसे करके याद कर लीजिए, है ना। फम प्रदान 4 वर्ण है, चतुर्थी हो जाएगा। तो इसमें फम प्रदान कारक की विभक्ति के लिए और जो है लुप्त हो जाती है। यानी फम प्रदान की विभक्ति क्या होती है, जब हम किसी को कुछ देते हैं या फिर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर फम प्रदान कारक होता है। यानी कि के लिए जो है ये विभक्ति फम प्रदान कारक की है। तो जब फम प्रदान कारक की के लिए विभक्ति है तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आपका क्या होगा, जब भी विग्रह करेंगे, फिर प्रयोगशाला आपको दे दिए, पूछें इसमें कौन सा समाफ है, तो आपका क्या करेंगे, इसमें आपका जब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा कि प्रयोग के लिए फला। और ये जो के लिए कारक आ रहा है ना, कारक, ये आपका फम प्रदान में होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फम प्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और फम प्रदान का मतलब 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण का मतलब चतुर्थी हो जाएगा, है ना। जैसे 4 वर्ण में क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समाफ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसी तरीके से बाकी सबको तोड़ सकते हैं। जैसे गौशाला आपको दे दिए, पूछ दिए, तो आप करेंगे तो गौ के लिए फला के लिए आया तो ये फम प्रदान हो जाएगा, यानी चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, ठीक। अब देखिए, अब ये आपका अपादान है। अपादान से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ये आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान, अपा पा मतलब पंचमी, इसमें आ रहा है ना अपा पा मतलब पंचमी, ऐसे करके याद कर लिए। तो अपादान का मतलब आपका होता है पंचमी तत्पुरुष, ठीक। अपादान में क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति यानी से जो है, से अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। देखिए जब आप लोग कारक पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे ना कि जो अपादान होता है वो अलगाव का में भाव मिलता है अपादान वाले में, ठीक है। तो अपादान में आपका जब कहीं तुलना की जाती है तब वहाँ पे अपादान होता है, या फिर जो है आपका अलगाव का जब भाव प्रकट होता है तो आपका अपादान होता है, अपादान कारक होता है वहाँ पे। तो यहाँ अपादान तत्पुरुष यानी से कह रहे हैं कि से अलग होने का भाव यहाँ पे लुप्त हो जाएगा। अपा पा मतलब पंचमी, पा मतलब पंचमी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे आपका दे दिए धनहीन, पूछ दिए कि इसमें कौन सा आपका समास होगा, तो क्या होगा धनहीन यानी धन से हीन, ये इसका होता है। तो इसमें जब से अगर आ गया कारक तो आपका क्या हो जाएगा, फे का मतलब फम प्रदान इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फे यानी धन से हीन, आप देखिए अलगाव को बराबर हो रहा है ना कि धन से हीन मतलब धन से मतलब जिसके पास धन नहीं है, धन हीन है, धन से हीन, अलगाव का यहाँ भाव दिख रहा है। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट है, अलग है, तो यहाँ पे क्या अलगाव का भाव दिख रहा है ना। तो अलग होने का भाव यहाँ पे मिलता है हमेशा। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त में आपसे पूछ दें तो ऋण से मुक्त होगा, यानी कि ऋण से मुक्त अलग होने का यहाँ पर भी भाव मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और अपादान का मतलब पंचमी, अपादान का मतलब क्या होगा, अपा पा का मतलब पंचमी, देखिए पा का मतलब पंचमी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपा पा मतलब पंचमी, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं इधर संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध तत्पुरुष क्या होता है, ये है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष फ से संबंध और फ से षष्ठी याद कर लीजिए, फ से संबंध और फ से षष्ठी तत्पुरुष। तो आपका जो है ये संबंध तत्पुरुष का मतलब क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष होता है, ठीक। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए इसमें संबंध कारक की विभक्ति यानी का के की लुप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की ये सब लुप्त हो जाती है संबंध इसका। इसमें अगर आप लोग कारक जब पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा संबंध कारक कहाँ पे होता है, जहाँ का के की रा रे री ये सब मिलता है ना ने नी, तो वहाँ पे आपका संबंध होता है, यानी इसमें संबंध दिखाने का काम होता है। जैसे संबंध कारक में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जैसे आपका है यहाँ पे कि राजा, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ यानी कि यहाँ पे इसमें का ये जो है ना ये लुप्त हो जाता है का, तो राजा का पुत्र यानी राजपुत्र आपको दे दिया, उसमें पूछेंगे कि कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे कि राजपुत्र, इसका आप विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। और का किस में आता है, तो संबंध में, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, संबंध का मतलब षष्ठी, फ से संबंध और फ से षष्ठी तत्पुरुष, ठीक। उसके बाद देखिए जैसे आपका ये है कि राजकुमार में पूछ दिए तो राजकुमार यानी राजा का कुमार, अब का आते ही आप क्या करेंगे, तुरंत संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संबंध दिखाने का भी काम हो रहा है ना कि राजा का कुमार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विद्या सागर, तो विद्या का सागर जहाँ जहाँ मिल गया, तो
अब आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पे आपका होगा संबंध। अब उसके बाद देखिए ये है आपका अधिकरण वाला। अधिकरण में क्या होता है आपका, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण अधिकरण आपका सप्तमी होता है, ठीक है। तो अधिकरण आपका क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष होता है। इसमें अधिकरण अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है ना, में और पर, ये आपका लुप्त हो जाता है। तो अब इसका जैसे अब यहाँ पे जैसे आपका उदाहरण दिए हैं कि फोक मग्न, तो फोक मग्न का अगर आप विग्रह करें तो क्या बनेगा, फोक में मग्न होगा। और में अगर मिल गया तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका अधिकरण हो जाएगा, है ना। में आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण मतलब सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे गृह प्रवेश हो गया तो गृह में प्रवेश, और में का मतलब अधिकरण में और पर आपका अधिकरण में आता है ना, तो अधिकरण हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये है आपका कि देखिए कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी होते हैं जिनमें प्रमुख न समास है। न समास से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो न समास जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ से यहाँ क्या होता है, देखिए न समास में क्या होता है कि न समास, देखिए जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे कहने का मतलब अधर्म, तो न धर्म इसका सेंस निकलेगा, अर्थ निकलेगा, ठीक है। अनिष्ट तो न अनिष्ट, यानी ये आपका जो है अनावश्यक, तो मतलब न आवश्यक, है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका न समास होता है, ठीक। यहाँ पर निगेटिव हमेशा देखने को मिलेगा, यानी जो पहला पद होगा ना वो हमेशा निषेध सूचक होगा, नकारात्मक होगा, ठीक। तो वहाँ पे आपका न समास होता है। उसके बाद देखिए ये आपका कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य, इसको विशेष रूप से याद रखिए, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। तो देखिए पहचान क्या है इसका, देखिए ये आपका कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो के समान आदि आते हैं। इसमें देखिए कुल मिलाकर विशेषण और विशेष्य अगर आपको पता है ना तो आप तब भी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है कि कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण आपका क्या हो जाएगा, चरण कमल। तो देखिए चरण कमल का अगर आप विग्रह करेंगे ना तो बनेगा कमल के समान चरण। तो के समान अगर आएगा विग्रह करने पे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो है विशेष्य है, ठीक। ये आपका विशेष्य है, मतलब संज्ञा शब्द है, और ये आपका विशेषण है चरण, है ना। तो यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन मिलता है आपका कर्मधारय में, ठीक। जैसे यहाँ पे आपका है कि आपका कोई भी ले लीजिए, मृग नयन ले लीजिए, तो नयन आपका यहाँ पे विशेष्य शब्द है, और मृग जो है विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये आपका विशेषण हो गया, और विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन मिला तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। तो इसका विग्रह करेंगे तो मृग के समान हो जाएगा, और के समान आपका आएगा तो ये कर्मधारय में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ये जितना भी उदाहरण दिया गया है, जैसे महापुरुष, तो पुरुष आपका जैसे एक तरफ से संज्ञा शब्द है, और ये आपका महा यानी विशेषता बता रहा है, तो महापुरुष आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो पुरुष, तो है जो देखने को इसमें मिलेगा, है ना। तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी द्विगु में क्या होगा, द्विगु समास में क्या होता है ना द्विगु समास। कह रहे हैं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला वाला पद जो है ये संख्यावाची विशेषण होगा, हमेशा पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अब देखिए उसको उदाहरण से समझा जाए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे आपका दिए हैं कि ये आपका
फप्त सिंधु, तो फप्त सिंधु को अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, फात सिंधुओं का समूह, फात सिंधुओं का समूह, फप्त सिंधु। अब उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे जो फात है ना, ये आपका संख्या मिल रही है, और जो संख्या अगर आपको पहले मिल गई विग्रह करने पे, तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। जैसे त्रिलोक, तो यहाँ पे देखिए तीनों लोकों का समाहार, तो तीनों आपका क्या है, संख्या है। चौराहा, तो आपका चार राहों का समाहार, चार आपका क्या है, संख्या है। या फिर नवरात्रि में आपका 9 देखने को मिल जाएगा, नवरात्रियों का समूह, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। यानी पूर्व पद जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जैसे तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह, ये सब द्विगु का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में आपका क्या होता है, ये आपका द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, ठीक। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं, ठीक है, ये सब लगता हो तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। यानी जिस समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होंगे, ठीक है, जिसके दोनों ही पद आपके प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहचानने का एक तरीका है कि योजक चिन्ह देखने को मिलता है। यानी पहचान क्या है कि दोनों पदों के बीच प्रायः, ठीक है, प्रायः योजक चिन्ह देखने को मिलता है। योजक चिन्ह यानी हाइफन, ठीक है, प्रायः देखने को मिलता है। अब देखिए ये आपका जैसे कि नदी और नाले, तो नदी और नाले आपका नदी नाले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य आपको दे दिए, अब पूछेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें देखिए पाप अपने आप में प्रधान है और पुण्य जो है ये भी अपने आप में प्रधान है, तो इसलिए दोनों ही पद प्रधान है। तो दोनों ही पद जब प्रधान होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप विग्रह करेंगे तो और है ना, पाप और पुण्य हो जाएगा। इसमें देखिए बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो बहुत आसानी से इसको आप द्वंद्व वाला पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे गुण दोष हो गया आपका, गुण आपका जो है अपने आप में प्रधान है, दोष अपने आप में प्रधान है, तो इसलिए गुण दोष और योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो अब क्या क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास आपका क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है कि देखिए बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि जैसे नीलकंठ आपको दे दें, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव, तो एक तीसरा अर्थ निकलता है यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद यानी शिव का संकेत किया है, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो बहुब्रीहि में आपका कोई तीसरा पद मिलता है, ठीक है, देखने के लिए उसका अर्थ निकलता है। जैसे क्या है कि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि तीसरे पद की ओर हमेशा संकेत करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपका जैसे लंबोदर, तो लंबोदर आपका लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश भगवान। तो ये जो है ना जैसे दफानन, तो दफ है आनंद जिसकी यानी रावण, तो ये आपका बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। कोई तीसरा पद इसमें मतलब की ओर संकेत करता है हमेशा, ठीक है। चक्रपाणी, तो चक्र है पाणी में जिसके यानी कौन, विष्णु भगवान। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं, देखिए अगर देखिए ये आपका चतुर्भुज है, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। देखिए अगर कहीं भी आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पर तो मतलब चतुर्भुज में आपको लग रहा है कि 4 यहाँ पे तो संख्या मिल रही है, तो यहाँ पे जो द्विगु क्यों नहीं हो जा रहा है। देखिए जब भी जो है आपका बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया हो और उसके बाद अगर चाहे कर्मधारय दिया हो चाहे कोई भी दिया हो, तो हमेशा प्राथमिकता जो है ना वो बहुब्रीहि समास को ही दी जाती है, ठीक है। बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। अगर जैसे कहीं अभी आगे मिलेगा तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है आपका, तो पीताम्बर जो है, पीत है अंबर जिसका, तो अर्थात कृष्ण भगवान। यहाँ पर आपका जो है बहुब्रीहि का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन पीताम्बर ये जो है ना कर्मधारय में भी चला जाता है पीताम्बर,
तो इसलिए, लेकिन अगर आपने कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्रीहि को हमेशा प्राथमिकता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका त्रिलोचन, तो यहाँ से आप देख लीजिए पूरा त्रिलोचन क्या हो जाएगा? 3 है लोचन जिसके अर्थात शंकर भगवान, तो ये बहुब्रीहि हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें इसको तो देख सकते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है, ठीक। ये पूरा आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए ये है आपका, देखिए यहाँ क्या है कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, तो चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो अब यहाँ पर देखिए नीलकंठ, हम कह रहे थे ना कि नीलकंठ जैसे आपका है, तो नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पे कर्मधारय समास भी है और नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल गया तो आप बहुब्रीहि समास से जाएंगे, ठीक, बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब आपका क्या है, देखिए इधर है आपका द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास में आपका द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक, द्विगु समास का। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बाकी जो है तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आप जैसे पंचवटी दे दिए हैं, पंचवटी पूछते हैं 5 वटों का समाहार, तो यहाँ पर 5 मिल गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? द्विगु हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आपका पूरा, आप यहाँ से देख सकते हैं नवरत्न, तो 9 आ गया आपका, द्विगु हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए कि संधि वर्णों का मेल होता है, यानी संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसको पूरा आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इधर आपका ये आपका दिया गया है, इधर यहाँ से आप देख सकते हैं समास विग्रह। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, अगोचर, आपका अगोचर का मतलब न गोचर, यानी कि हमेशा निगेटिव देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपका न समास होगा। जैसे अचल तो न चल, यहाँ पे हमेशा निगेटिव देखने को मिलेगा, तो आपका न समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है न समास से भी, ठीक है। तो ये आपका न समास का उदाहरण हो गया, ये पूरा देख लीजिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए ये आपका हो गया। अब ये बहुत सारे अब उदाहरण दिए हुए हैं, अब इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। जैसे आपका चरण कमल है, तो चरण कमल में आपका क्या हो जाएगा? जैसे चरण कमल आपको दे दिए, पूछेंगे क्या होगा, तो यानी कि कमल के समान चरण, तो आपका कर्मधारय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जब आप विग्रह करेंगे तो के समान ये सब अगर देखने को मिले ना, तो आपका कर्मधारय होगा, और कर्मधारय में क्या होगा कि विशेषण विशेष का कम्बिनेशन होता है, ठीक। उसके बाद इसको आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। ये आपका जितना भी दिया गया है, इधर आपका पूरा जितना है ये, क्योंकि कभी कभी ना डिक्टो यहीं से उदाहरण वही उठा करके वो दे देते हैं। जैसे प्रत्येक आपको दे दिए, तो अब प्रत्येक में क्या हो जाएगा? जैसे प्रत्येक है आपका, तो प्रतिधन्य आप इसका करेंगे विग्रह होगा। प्रति क्या है आपका? उपसर्ग है, उपसर्ग किस में आता है? अव्ययी भाव में आता है, ठीक। तो ऐसे ही आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये है बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि जैसे पीताम्बर आपका क्या हो गया? जब तीसरा अर्थ निकलने लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा, सिंपल सा। इसी तरीके से ये पूरा इसको आप देख सकते हैं, ठीक। ये आपका जैसे कर्मधारय मृग नयन, तो मृग नयन में आपका देखिए मृग नयन है तो मृग के समान हो गया, तो आपका कर्मधारय हो गया। और विशेषता भी तो बता रहा है, मृग विशेषण शब्द है, नयन की विशेषता बता रहा है कि नयन यानी आँख की विशेषता बता रहा है कि मृग के समान है ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया? आपका कर्मधारय हो गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये जितना भी उदाहरण दिया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी। देखिए ये है आपका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को आप क्या कहेंगे? तो जब शब्दों का मेल होगा ना जब भी, तो वो आपका समास में होता है। शब्दों का मेल हमेशा समास में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा वाले में कह रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ये आपका होता है संक्षेप। समास का मतलब संक्षेप हो जाएगा। तो दूसरा का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा में आपसे कह रहे हैं कि निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी कहाँ पे होगा? अव्ययी यानी यहाँ पे आपका उपसर्ग देखने को पहले मिल जाए तो आपका अव्ययी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर उपसर्ग है आपका, है ना, तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा तीसरा वाले में। उसके बाद देखिए चौथा वाले में आपसे क्या कर रहे हैं? चौथा वाले में कह रहे हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। अगर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। कितनी बार हम बता चुके हैं, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका पाँचवें वाले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास, तो इसमें क्या हो जाएगा? नीलोत्पव। इसमें कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का कम्बिनेशन होता है। पहला पद जो आपको ज़्यादातर, पहला कोई जरूरी नहीं कि पहला ही, लेकिन इसमें एक पद आपका विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। ये कम्बिनेशन होता है। एक पद आपका विशेषण, दूसरा विशेष्य, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि पहला पद ही विशेषण हो, वो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहे हैं कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा आपका? दोनों पद अगर अप्रधान है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका सातवां वाले में करें कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? जितेंद्रिय में आपका मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो आपका तीसरा अर्थ निकल जाएगा, है ना। ये आपका बहुव्रीहि में चला जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? तो देवासुर में क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। देव और असुर इस तरीके से टूटेगा, तो देवासुर हो जाएगा द्वंद्व, है ना। अब देखिए ये है आपका जैसे देशांतर, तो देशांतर में कौन सा समास होगा? तो देशांतर में आपका तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका 10 वाला, कह रहे हैं कि दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में आपका क्या हो जाएगा? दीनानाथ में आपका कर्मधारय हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष हो जाएगा मुख दर्शन में, ठीक। उसके बाद देखिए जो है ये आपका कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा। जब तीसरा अर्थ निकलने लगे तो आपका बहुव्रीहि समास होता है, तो बहुव्रीहि समास का पंचानन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका 13 वाला है कि निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर आपका जो है ये बहुव्रीहि हो जाएगा। निशाचर जो राक्षस होते हैं ना उनको निशाचर कहा जाता है, निशाचर ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहे हैं चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में क्या हो जाएगा आपका? चौराहा यानी कि पहला पद जो है वो संख्यावाची है। पहला पद संख्यावाची मतलब कि द्विगु हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि दशमुख, तो यहाँ पर दशमुख जो है ना, यहाँ पे आप कहेंगे कि 10 तो संख्यावाची है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तीसरा पद निकलेगा। और जब भी अगर तीसरा पद निकलने लगा अर्थ तो आपका बहुव्रीहि जाएगा। दशमुख का मतलब एक तरफ से 10 मुख है जिसके इस तरीके हो जाएगा, मतलब रावण और कुछ इस टाइप से सेंस चला जाएगा ना, तो आपका ये बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे ये आपका कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। फूलों में 17 का क्या हो जाएगा? देखिए कह रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण विशेष्य हमेशा कर्मधारय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं फिर एक बार द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु में आपका क्या होगा? संख्यावाची देखने को मिल जाएगा, तो सप्ताह में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि समास की दोनों शब्दों समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास किस में हो जाएगा आपका? ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 का हो गया। उसके बाद ये है आपका 20 वाला, कह रहे हैं कि किसमें सही समासिक पद है? तो ये इसका आंसर क्या है? देवारात्रि, है ना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु मतलब पहला पद संख्यावाची यानी त्रिभुवन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कह रहे हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण, तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोनों ही पद प्रधान किसमें है? तो इसमें आपका रुपया और पैसा दोनों ही प्रधान है, और योजक चिन्ह आपने को देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। तो आपका ये आपका द्वंद्व हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका इधर जो भी दिए हैं उदाहरण, इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए ये आपका
कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाफक्ति का फई, तो यथाफक्ति का विग्रह करेंगे तो जो होगा फक्ति के अनुसार होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि पाप पुड़ी में कौन सा समास है, तो पाप पुड़ी, पाप और पुड़ी यानी द्वंद्व हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबा है उधर जिसका अर्थात कौन गणेश भगवान, तो तीसरा अर्थ निकलने लगा तो क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। यानी बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा प्रधान होता है तो तीसरा अर्थ निकलता है ना, तो ये आपका बहुव्रीहि होता है। उसके बाद देखिए ये आपका जैसे देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में आपका क्या हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे देश से प्रेम इस टाइप से ना, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। जब भी बीच में विभक्ति आए विग्रह करने पे तो आपका वो तत्पुरुष में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर विशेषण शब्द मिल रहा है ना, विशेषण विशेषण का कम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनायास, अनायास में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका पहले नकारात्मक देखने को मिलता है अना, तो यहाँ पर न तत्पुरुष हो जाएगा, न वाले में हमेशा नकारात्मक देखने को मिलता है जो पहला पद होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गोशाला, आप फिर करें कि गोशाला में कौन सा समास है, तो गोशाला में क्या हो जाएगा आपका गोशाला, इसका जब आप करेंगे तो मतलब गाय के लिए शाला हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका बीच में विभक्ति आ रही है, जब भी बीच में विभक्ति आएगी तो आपका वो क्या हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करें नवग्रह, तो नवग्रह में आपका पहले संख्यावाची पद मिल गया तो इसका मतलब द्विगु हो जाएगा, संख्या पूर्व पद संख्यावाची होगा, ठीक। उसके बाद देखिए विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद देखिए कन्यादान, तो कन्या जो है कन्यादान आपका क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, इसका जो विग्रह करेंगे तो ठीक है कन्या का दान इस टाइप में होगा ना, तो जब भी बीच में विभक्ति आई तो आपका क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका कि फागपात में कौन सा समास है, तो फागपात में क्या हो जाएगा आपका फागपात, फाग और पात दोनों ही पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए करें नीलकमल, इसमें देखिए पहला पद आपका क्या मिल रहा है विशेषण मिल रहा है, कमल की विशेषता बता रहे कमल कैसा है नीला है, नीलकमल, तो पूर्व पद अगर विशेषण मतलब एक पद अगर विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो आपका क्या होता है वहाँ पर कर्मधारय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि हो जाएगा, चतुर्भुज यानी कि विष्णु भगवान, इसका अर्थ निकलेगा ना चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु भगवान, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। जब कोई तीसरा अर्थ निकलने लगता है तो बहुव्रीहि हो जाता है आपका, उसमें कोई भी बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे करें कि भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन द्वंद्व हो जाएगा क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है, भाई और बहन दोनों प्रधान है, योजक चिन्ह है तो आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद करें वनवास में कौन सा समास है, तो देखिए वनवास, वन में वास है ना, तो आपका बीच में विभक्ति आ गई तत्पुरुष हो गया आपका, ठीक। उसके बाद देखिए पंचवटी आपका क्या हो जाएगा पंचवटी जो है ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा पंचवटी जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका पीताम्बर, तो पीताम्बर में कौन सा समास है पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, तो विष्णु भगवान यानी बहुव्रीहि हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकलने लगा है ना। उसके बाद देखिए करें कि नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरोत्तम में हो जाएगा नरों में है जो उत्तम है ना, इस टाइप से, तो बीच में अगर विभक्ति आएगी तो आपका क्या हो जाएगा वो तत्पुरुष से चला जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब देखिए ये है आपका कि आजन्म शब्द का उदाहरण, तो आजन्म किसका उदाहरण है, आजन्म में अव्ययी भाव, क्योंकि ये पहला पद जो है ये अव्यय है, अव्यय का मतलब उपसर्ग है पहला वाला पद, ठीक है, तो पहला वाला पद इसमें उपसर्ग होता है, तो आजन्म यानी अव्यय होगा तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके बाद देखिए करें युधिष्ठिर में कौन सा है, तो युधिष्ठिर देखिए युधिष्ठिर जो है ये अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है, युधिष्ठिर में कौन सा है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर अगर बहुव्रीहि भी दिया हुआ है और अलूक भी दिया हुआ है तो आप बहुव्रीहि से चले जाएंगे, अगर ये बहुव्रीहि न दिया रहता तो आप अलूक से चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर जैसे बहुव्रीहि न होता तो हम लोग अलूक से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अलूक भी है बहुव्रीहि भी है तो अलूक से न जाकर के हम लोग बहुव्रीहि से जाएंगे क्योंकि बहुव्रीहि को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो युधिष्ठिर में यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुव्रीहि से चले जाइए, ठीक। उसके बाद देखिए गगनचुम्बी में कौन सा समास है, तो गगनचुम्बी में आपका क्या हो जाएगा गगन को चूमने वाली इमारत जो होती है गगनचुम्बी कहा जाता है ना, गगनचुम्बी इमारतें, तो गगन को चूमने वाली, तो यहाँ पे विभक्ति आ रहा है तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका धक्का मुक्की में क्या हो जाएगा, दोनों ही पद प्रधान है, धक्का मुक्की बीच में योजक चिन्ह है तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप फिर कहना त्रिफला में कौन सा समास है, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा, यानी यहाँ संख्यावाची मिल गया तो आपका द्विगु हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका हो गया। अब ये देखिए ये आपका 46 यानी 46 में कह रहे हैं कि तन मन धन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये द्वंद्व का उदाहरण है। तन मन धन, देखिए योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है ना, और तीनों ही अपने आप में प्रधान है, तन मन और धन, तो तीनों ही अपने आप में प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह देखने को मिला है, तो ये आपका द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, तो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, यानी कि कौन, भगवान विष्णु, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। तीसरा होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुव्रीहि में। उसके बाद देखिए पाप पुड़ी में कौन सा समास है, तो पाप पुड़ी में आपका पाप पुड़ी, यानी दोनों ही पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपका क्या हो जाएगा, पंचवटी में आपको संख्यावाची देखने को मिल रहा है ना, तो आपका यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। पंचवटी आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं दिया है, अगर बहुव्रीहि दिया रहता तो हम लोग बहुव्रीहि पे जाते हैं, लेकिन बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम लोग द्विगु पे जाएंगे। ठीक, ये समझने वाली बात है कि अगर बहुव्रीहि रहता तो हम लोग बहुव्रीहि को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि मृग नयनी में कौन सा समास है, तो मृग नयनी यानी नयन, जो नेत्र उसकी विशेषता होता है कि मृग नयनी, नयन के समान जो है, मृग के समान नेत्रों वाली, इस तरह है ना, इस तरीके से, तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक तो आपका विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन है तो कर्मधारय हो जाएगा। तो ये था आपका समास। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर अगले वाले वीडियो में, तो इसको हम लोग यहीं अब क्लोज करते हैं।